is the most merciful and kind. Assalamu alaikum students and viewers. We will talk about electrolysis of water. मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हो तो आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस की मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। व्यूअर्स, इलेक्ट्रोलाइसिस के मीनिंग होते हैं इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी कि अगर आप किसी कंपाउंड को, किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डीकम्पोज करते हो, ब्रेक करते हो, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कराता है। यानी कि अगर आपने कंपाउंड लिया, उसको आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से उसको वो जो कंपाउंड था वो आयंस में कन्वर्ट हो गया और आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर लें, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, बेसिकली जो 9th क्लास की बुक है उसके अंदर ये कॉपर सल्फेट का इस तरह से यानी कि गिवन नहीं है, बट मैं ये आपको फिर भी एक आपकी यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए रखी हूँ। अगर आपको पसंद आता है कि मैं ये चेक करूँ और इसको देखूँ, इससे मेरा यानी कि बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो इसको जरूर देखें, इसलिए कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लायक हो जाएंगे। एंड आफ्टर दी वीडियो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे कि कौन ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इसका पर्पज़ क्या है। इसके अंदर अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कॉपर सल्फेट ही क्यों लेते हैं, और क्या इस कॉपर सल्फेट के बगैर ये जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इस तरह से दोबारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव नहीं कर सकते, क्यों हमें कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ रही है। एंड इसके अलावा किस पर ऑक्सीडेशन होगा, किस पे रिडक्शन होगा, और क्यों किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों किसी पे रिडक्शन हो रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, यानी कि कॉपर सल्फेट को उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, ये लिया एक टैंक लिया जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक भी कह सकते हैं। और ये जो व्यूअर्स हमने लिया इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर हमने लिया कॉपर सल्फेट, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कॉपर सल्फेट। हमने दो इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। समटाइम्स व्यूअर्स ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड, समटाइम्स ये इनर्ट होते हैं यानी कि ये नॉन रिएक्टिव लिए जाते हैं, एंड समटाइम्स ये दो इलेक्ट्रोड्स जो है ये रिएक्टिव लिए जाते हैं। कब ये रिएक्टिव लिए जाते हैं और कब ये इनर्ट लिए जाते हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर हम इसी वीडियो के अंदर देंगे। सो व्यूअर्स, इधर जो हमने ये इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं ये हमने कॉपर के यूज किए हैं, कॉपर सल्फेट का ही हमने सोल्यूशन लिया है। क्यों हमने कॉपर सल्फेट के ही इलेक्ट्रोड्स यूज किए और क्यों कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोड्स के साथ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी हमने क्यों, क्या हम इस कॉपर सल्फेट की जगह कोई और सोल्यूशन नहीं ले सकते थे? क्यों हमने लिया, ये भी हम इस वीडियो के अंदर ही इसका आंसर निकालेंगे। व्यूअर्स, क्या किया, सबसे पहले आपने एक टैंक लिया, इसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला, दो इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया इसके अंदर। ये दो इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? रिएक्टिव है, यानी रिएक्टिव की मीनिंग यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये यानी कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान ये पार्टिसिपेट करेंगे। जब हम नॉन रिएक्टिव लेते हैं इलेक्ट्रोड्स तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन ये दोनों ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ से हमने डीसी करंट इसको सप्लाई किया। एंड व्हाट्स मीनिंग ऑफ डीसी करंट? डीसी मीन्स यानी कि डायरेक्ट करंट। हम डायरेक्ट करंट यहाँ पे सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने से हमारा कॉपर सल्फेट क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड यानी कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट ये ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट्स में। जब हम डीसी करंट सप्लाई करते हैं किसी कंपाउंड को तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। Cu प्लस एंड यानी कि एक कैटायन बन जाता है और एक एनायन बन जाता है। अब ये कैटायन कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, सल्फेट को डोनेट कर दिया, खुद Cu+2 में चला गया एंड सल्फेट Cu-2 में चला गया। ये एनायन बन गया, ये कैटायन बन गया। अब क्या होगा, वही बात कि जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करता है। ये जो है ये इलेक्ट्रोड इस पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, एंड जो ये नेगेटिव है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब हम ये देखेंगे कि हम इसको कैथोड क्यों कहते हैं, इसको हम कैथोड क्यों कहते हैं, इसको हम एनोड के यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड क्यों कहते हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड क्यों कहते हैं। इसके रीजन व्यूअर्स ये है
कि ये जो कैटाइंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन फॉर्म हो जाता है, ये मैं आपको ये रिमूव करके सारा दोबारा से बताती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कैटाइंस होते हैं एंड एनाइंस होते हैं। जब हम सॉल्यूशन को डीसी करंट सप्लाई करते हैं तो किन किन चीज़ों में ब्रेक हो जाता है, कैटाइंस में एंड एनाइंस में। ये कैटाइंस एंड एनाइंस में जब कन्वर्ट हो गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, अब क्या होगा, ये कैटाइन क्या है, पॉजिटिव है, इन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। चूंकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कैटाइंस को, ये वाला इलेक्ट्रोड कैटाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस पर नेगेटिव, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब कैटाइन इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो हमने इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या रख दिया, कैथोड, क्योंकि कैटाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका नाम क्या है, कैथोड रख दिया हमने। ये हमने इसका नाम रख दिया कैथोड। इसी तरह से ये एनाइंस है, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, कनेक्ट है, नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये क्या होगा, ये जो एनाइन है ये इसकी तरफ मूव करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये एनोड, सॉरी ये एनाइन जब इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, हम कहेंगे एनाइन जब इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो हम क्या कह देंगे, ये एनोड है। फिर इस इलेक्ट्रोड का नाम हमने एनोड रख दिया क्योंकि इसने एनाइन को अट्रैक्ट किया, इसने कैटाइन को अट्रैक्ट किया, हमने इसका नाम कैथोड रख दिया। अब व्यूअर्स किसके पर ऑक्सीडेशन होती है, किसके पर रिडक्शन होती है। व्यूअर्स जहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रहता है, उसको हम कैथोड कहते हैं, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इस पर एनाइंस मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की मीनिंग क्या होती है, रिडक्शन की मीनिंग होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जो गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देता है, रिलीज कर देता है, उसके पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मीन्स के एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन होगी। एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, कैथोड क्या करेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपनी रिडक्शन कर लेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, ये प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट हुआ और क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस। व्यूअर्स ये जो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, अगर आप इस वीडियो को देख लें तो होपफुली आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। या जैसे ही हमने करंट सप्लाई किया, ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर की दोनों, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये दोनों कॉपर के हैं, और ये सोल्यूशन भी किसका है, कॉपर सल्फेट का। जैसे ही हमने यहाँ से करंट सप्लाई किया, करंट सप्लाई होने से क्या हुआ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड कॉपर क्या बना हुआ था, कॉपर ने क्या किया, यहाँ से कॉपर Cu2+ की फॉर्म में बाहर आने लग गया। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि ये एनोड है, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के मीनिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना। इसने क्या किया, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन होनी थी, कॉपर ने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को इधर ही छोड़ा और खुद कॉपर 2+ आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में उतरने लग गया। इस तरह से, ये इस तरह से आते आते Cu फिर 2+, इस तरह से क्या होगा, कॉपर Cu2+ की फॉर्म में बाहर आने लग गया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर। ये इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, यहाँ से मूव करना शुरू किया, इस तरह से, इस तरह से ये मूव करता करता यहाँ पर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आए तो यही जो कॉपर Cu2+ की फॉर्म में यहाँ पर था, इसने क्या किया, जब देखा कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए तो यहाँ पर आकर इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग गया कॉपर 2+। इसने इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, ये जो कॉपर है इसने जाके इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा एक्सेप्ट किया और इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। यहाँ से क्या हो रहा है, कॉपर Cu2+ की फॉर्म में बाहर आ जा रहा है इस वाले कॉपर इलेक्ट्रोड से, और ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं, इन Cu2+ ने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसने इन्होंने जाकर यहाँ पर इनसे, यानी कि इनके साथ चिपक गए और यहाँ पर डिपॉजिट होने शुरू हो गया। कॉपर
ये जो कॉपर मेटल है यहाँ से निकल इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के इधर आ गया, इधर से सॉल्यूशन में से दोबारा इधर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आई जा रहे हैं, यहाँ से इधर आई जा रहे हैं, और ये कॉपर क्या करी जा रहा है, ये कॉपर यहाँ से निकल निकल के इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करी जा रहा है। अब ये बात ये बनती है कि फिर ये जो कॉपर सल्फेट हमने सोल्यूशन लिया, इसका क्या काम है। देखिए व्यूअर्स, ये एक मीडियम के तौर पर काम करेगा कॉपर सल्फेट। हमने यहाँ से करंट सप्लाई किया, ये 2 फॉर्म्स में ब्रेक हो गया, Cu2+ की फॉर्म में, कॉपर -2 की फॉर्म में, यानी कि स्प्लिट हो गया। अब जब हमने यहाँ से करंट सप्लाई किया तो ये निकल कर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे रिडक्शन होना शुरू हो गई, यानी कि ये जो कैटाइन था Cu2+ क्या है, कैटाइन ने जाकर इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होने शुरू हो गए। क्यों नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जमा होना शुरू हो गए। इसने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये जाकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। अब ये जो है, ये वाला एनोड इस तरह से बारीक होना शुरू हो गया, ये घुलना शुरू हो गया, क्योंकि ये खुद तो बिल्कुल अपने आप को खत्म करी जा रहा है, यानी कि यहाँ से कॉपर क्या है, मेटल Cu2+ के फॉर्म में बाहर आई जा रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो इसने छोड़े थे वो इधर जाए जा रहे हैं। अब ये तो घुल के इधर आके इधर डिपॉजिट हो जा रहा है, और ये मोटा हो जा रहा है, ये इंक्रीज हो जा रहा है, इसका साइज इंक्रीज हो जा रहा है, एंड ये जो एनोड है इसका साइज डिक्रीज हो जा रहा है। ये यानी कि एनोड डिक्रीज हो रहा है, कैथोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब वही बात है, ये जो हमने ये मीडियम लिया था, सॉल्यूशन लिया था, ये क्यों लिया था, क्या इसके बगैर ये दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं कर सकते थे। तो व्यूअर्स आपको देखो, क्या जब ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर इधर आएगा, तो क्या ये हवा में आएगा, हवा में तो नहीं आएगा ना, इसको रिएक्शन करने के लिए कोई तो इसको वो चीज चाहिए ना, मीडियम, कि जिसमें से वो पास आउट होके इधर को जा सके। हवा में थोड़ी वो रिएक्शन करेगा कि अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ये इसको छोड़ी जा रहा है, तो Cu2+ क्या है, हवा में जाई जा रहा है, फिर ये हवा में जाएगा तो इसके ऊपर कौन डिपॉजिट होगा, नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह से ये मीडियम के तौर पर काम कर रहा है ये वाला सोल्यूशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पर सिर्फ जब हमने कॉपर सल्फेट की ये लिया हमने +2 -2, अगर हमने कॉपर के ये इलेक्ट्रोड्स लिए, ये दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, तो फिर हमने कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन क्यों लिया, हमने कोई और सोल्यूशन क्यों नहीं ले लिया। इसके रीज़न व्यूअर्स ये है कि अगर हम यहाँ पर कोई और समझिए, हम यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ कर लेते हैं, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, तो व्यूअर्स जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर यहाँ पर आएगा, तो क्या जिंक इधर जाके डिपॉजिट नहीं होगा, हमें तो कॉपर यहाँ पर चाहिए था ना। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है प्योरिफिकेशन करना, यानी कि हम मेटल की प्योरिफिकेशन करते हैं। और मेटल की प्योरिफिकेशन क्यों की जाती है व्यूअर्स, जब हम अर्थ क्रस्ट से यानी कि मेटल्स को निकालते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हुए होते हैं, यानी कि समटाइम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए होते हैं, समटाइम्स उनके साथ दूसरे मिनरल्स वगैरह मिले होते हैं, या समटाइम्स उनके साथ दूसरे केमिकल वगैरह मिले होते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं। हम उसको साफ करने के बाद भी उन मेटल्स के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, उस इम्प्योरिटी को प्योर करने के लिए, प्योरिटी में लाने के लिए हम ये यानी कि केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल ये इम्प्योर जो एनोड लेते हैं वो इम्प्योर कॉपर का लेंगे, इम्प्योर मेटल का लेंगे, जिसको हमने प्योर बनाना है। ये इम्प्योर मेटल का है, ये इम्प्योर है, एनोड इम्प्योर है, और ये जो हमने कैथोड लिया था ये बिल्कुल प्योर होता है, ये प्योर मेटल का हमने लिया था। हमने क्या किया, जब यहाँ से कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के इधर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए यहाँ पर आ गए, तो ये क्या हुआ, ये जो इम्प्योर मेटल था ये घुलना शुरू हो गया। जब ये घुलना शुरू हो गया तो बिल्कुल प्योर फॉर्म थी, जो आयंस होते हैं ना व्यूअर्स, जब वो ब्रेक हो जाते हैं तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ जाते हैं अपने, जो आयंस होती है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है मेटल्स की। अब ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर Cu2+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, जब ये कॉपर Cu2+ की फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था, यहाँ से जो इम्प्योरिटीज थोड़ी थी वो इधर आके डिपॉजिट होना शुरू हो गई, यानी कि कुछ डस्ट कह रहे हैं आप, जो इन मेटल्स के साथ कंबाइन हो जाती हैं, वो डस्ट इसको जिसको हम
डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह और कुछ इम्प्योरिटीज वो सारी क्या हुई, इधर आके आफ्टर द रिएक्शन इधर डिपॉजिट होना शुरू हो गई। इस तरह से क्या होता गया, बिल्कुल प्योर मेटल इधर मूव करता चला गया इस प्लेट पर, और ये वाला जो इम्प्योर मेटल था कॉपर का, ये घुलना शुरू हो गया। और आखिरकार ये करते 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 जब तक हम रिएक्शन कराएंगे करते करते ये बहुत बारीक हो जाएगा और हमें ये प्योर मेटल इम्प्योरिटी इधर आना शुरू हो गई, बिल्कुल प्योरिटी इधर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गई। इसका साइज डिक्रीज हो गया, इसका साइज इंक्रीज हो गया। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह से कॉपर Cu2+ यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते गए, ये Cu2+ यहाँ से निकलते गए, निकलकर यहाँ पर डिपॉजिट होते गए और आखिर में हमें क्या हुआ, ये कॉपर बिल्कुल प्योर फॉर्म में मेटल हमें मिल गया। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर जो कॉपर डिपॉजिट होगा बिल्कुल प्योर फॉर्म होगी, वो तकरीबन 99% प्योर होगी, यानी कि उसके अंदर इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं होगी। इम्प्योरिटी जो होगी वो बिल्कुल बाहर निकल गई और प्योर फॉर्म हमें मिल गई इसकी। अच्छा व्यूअर्स, आप इसकी एग्जाम्पल एक और समझ लो। जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगर हमने सिल्वर का हमने सोल्यूशन लिया, सिल्वर को हमने डिपॉजिट करवाना है किसी दूसरी चीज़ पर, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने प्लेटिंग करानी है सिल्वर की। हम सिल्वर के दोनों प्लेट्स लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड्स भी हम दोनों सिल्वर के लेंगे और सोल्यूशन भी हम सिल्वर का ही लेंगे, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का ले लेंगे इस तरह से। तो इसीलिए जब अगर हमने कॉपर को डिपॉजिट करवाना है, प्योर फॉर्म ऑफ हमें कॉपर चाहिए, तो हमें दोनों इलेक्ट्रोड्स भी कॉपर के लेने पड़ेंगे, हमें सोल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का लेना पड़ेगा। अगर हम जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो कॉपर Cu2+ की फॉर्म में बाहर आ रहा है, लेकिन सोल्यूशन के अंदर जिंक जब टूटेगा 2+ में, तो ये जिंक क्या करेगा, यहाँ पे जाके कॉपर से पहले खुद जाके इधर डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि हमें जिंक नहीं इसके ऊपर डिपॉजिट चाहिए, हमें तो कॉपर चाहिए ना, हमें तो कॉपर की जरूरत है, इसलिए हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया है। इसीलिए यानी कि सोल्यूशन सेम यूज करने का पर्पज यही है, इलेक्ट्रोलाइट इसलिए सेम यूज किए जाते हैं। अब व्यूअर्स हम चेक करेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से हुआ। व्यूअर्स, ये क्या था, एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये एनोड, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की मीनिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देना। यहाँ से कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर Cu2+ के फॉर्म में बाहर आ जा रहा था और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। कॉपर ने क्या किया, Cu2+ की फॉर्म में, यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिलीज कर दिया और खुद 2+ की फॉर्म में बाहर आ गया, ये बाहर आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने रिलीज कर दिए। अब कैथोड की बारी। कैथोड पर क्या होता है व्यूअर्स, कैथोड पर होता है रिडक्शन, यानी कि इस पर डिपॉजिट होता है, यानी कि कैटायंस आकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। कैटायंस आकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुई, कॉपर की रिडक्शन हुई। कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड पर, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो कॉपर निकल रहा था ये इधर चला गया, इसने इधर जाकर यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद खुद कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आके ये स्टेबल हो गया, यानी कि ये एनोड पर रिएक्शन हो रहा है और ये कैथोड पर रिएक्शन हो रहा है। अब वो सारे सवाल जो मैंने आप लोगों को बोला था कि उनके आंसर आपको मिल जाएंगे, तो होपफुली आपको मिल गए होंगे क्या। और व्यूअर्स, ये जो इम्प्योरिटी यहाँ पर जमा हो गई इसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड, यानी कि एनोड से ये रिमूव होके आ रही है सारी, एनोड के अंदर सारी ये इम्प्योरिटी थी, तो एनोड मड इसको कहेंगे। सोल्यूशन यूज करना, क्यों हमने सेम सोल्यूशन यूज किया वो भी मैंने आपको बताया। कौन किस पे इंक्रीज जाएगा, कौन इंक्रीज हो रहा है और कौन डिक्रीज हो रहा है, एनोड डिक्रीज हो रहा है एंड कैथोड इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से व्यूअर्स होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप और व्यूअर्स, इसमें हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किए थे वो हमने एक्टिव यूज किए थे, आपने खुद देखा ना, इसमें इलेक्ट्रोड्स ने क्या किया है, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अब हम जो दूसरी एग्जाम्पल बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो रिएक्शन किस तरह का होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चेक करेंगे। और वो सोडियम क्लोराइड का होगा कि उस मोल्टन फॉर्म में हमने किस तरह से वो रिएक्शन किया। होपफुली व्यूअर्स यू अंडरस्टैंड। अगर कोई मिस्टेक या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूँगी। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस।